जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है कि 4 फरवरी से आप लोग एग्जाम स्टार्ट है और 4 फरवरी को आप लोग को हिंदी का एग्जाम है। इसके बाद आप लोग का साइंस का एग्जाम है, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के उन सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं जिसको एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। आप लोग को स्पष्ट पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो खंड ए के टॉप 30 जो एमसीक्यू प्रश्न होता है बच्चों, उन एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इनके बाद जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उन सब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो अभी जो आप लोग का 2 से 3 दिन बचा हुआ है, इनसे 2 से 3 दिनों में आप लोग का एक एक मिनट जो है वो काफ़ी कीमती है। इन समय में आप लोग को क्या करना है कि अधिक से अधिक प्रश्नों को रिवीजन कीजिए, अधिक से अधिक उन प्रश्नों को देखिए जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और जो सर के द्वारा पढ़ाए गए, चाहे आप क्लास में पढ़े हो चाहे पे कहीं ट्यूशन में पढ़े हो, उन प्रश्नों को आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। जितना आप अधिक रिवीजन करते हैं उतना ही आप लोग को प्रश्न याद हो गए और ये प्रश्न आप लोग उतने ही अच्छे नंबर दे करके आएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट जो जैक द्वारा जारी की गई मॉडल सेट है, तो उन मॉडल सेट फर्स्ट को हम लोग देखने वाले बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, काफ़ी इजी पूछा जा रहा है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। आप समझिए बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश परावर्तन, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। इसको सब्जेक्टिव प्रश्नों में कई बार पूछा है, निश्चित इस बार पूछेगा। तो जब प्रकाश की किरणें ठीक है किसी चिकनी सतह से टकराती है तो पुनः यह उसी दिशा में लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब समझिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराई तो टकराने के पश्चात क्या हुआ, फिर उसी दिशा में लौट आई। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये जो है बच्चों आप दिख पा रहे हैं, ये क्या है? तो परावर्तक सतह है। ये जो आया ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण, ठीक है। ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कहाँ पे है? तो एक ही तल पे बना हुआ है। ये पहला नियम है। जो प्रकाश परावर्तन है उनके 2 नियम है। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर है। अब समझिए बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। तो कोण आई जो होता है कोण आर के इक्वल होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ठीक है। तो दूसरा नियम बताया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होगा? तो 2 नियम होगा, ठीक है। अब सभी याद रखिए। आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों कि यदि किसी दर्पण के आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो ये भी तो 30 डिग्री होगा ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके पास में कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान में क्या संबंध है? यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन समझिए बच्चों, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी मूल दिशा से भटक जाती है। क्या होती है? वो अपनी मूल दिशा से भटक जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, आप समझो बच्चों, जब 2 माध्यमों की तुलना की जाती है तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं और जिस माध्यम की अपवर्तनांक अधिक होती है उसको हम लोग सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो क्या है? विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का में क्या संबंध है? तो जो आपतन कोण होगा बच्चों, ठीक है, वो बड़ा होगा किससे? अपवर्तन कोण से। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी एफ क्या होगी, जिनकी वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी कि आर बराबर दे दिया है 32। तो बच्चों आप लोग को पता है कि एफ बराबर क्या होता है? तो r/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 32/2, यानी कि हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, कई बार पूछ लिया गया इसको, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है,
ठीक है। अब आप लोग से कई बार उल्टा करके पूछ लिया गया है कि किसी भी जो दर्पण होती है, ठीक है, उनकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, यानी उसकी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की क्या होती है, तो 2 गुनी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 गुनी होता है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो पूछ दिया जाएगा कि किसी दर्पण की जो है वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिनकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगर फोकस दूरी आपसे 10 सेंटीमीटर दिया गया है और वक्रता त्रिज्या पूछ लिया गया r, तो r बराबर क्या होता है, तो 2f, तो 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग को जो भी है रट लिया जाए और यहाँ पे पूछा कुछ और आप लोग यहाँ पे रट गया कि नहीं यहाँ 32 दिया हुआ है तो हम लोग को 16 ही मारना है। ऐसा करोगे तो निश्चित आपलोग का नंबर कटेगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। यानी उत्तल लेंस की बात करें बच्चों तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है प्राय क्या होता है, तो याद रखिएगा वास्तविक तथा उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। आप समझिए बच्चों, वास्तविक तथा उल्टा तो बनता है, लेकिन यहाँ कह रहा है जो प्रतिबिंब होगा वो आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। कब, जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो f तथा 2f के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, आवर्धित बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, किस रंग की प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। आप समझिए जिस रंग का प्रकाश का जो क्या है, किस रंग की प्रकाश का विचलन अधिक होगा। समझिए बच्चों, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उनका विचलन सबसे कम होगा, और जिनका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उनका विचलन जो है वो सबसे अधिक होगा। तो बच्चों लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है किसका, तो याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन जो होता है वो सबसे कम होगा। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, कम होता है, इसलिए इसका जो है विचलन सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा किसका विचलन अधिक होगा, तो विचलन सबसे अधिक किसका होगा, तो याद रखिएगा बैंगनी। तो किसका विचलन सबसे अधिक होगा बच्चों, तो बैंगनी। ठीक है, याद रखिएगा बैंगनी। आप समझिए बच्चों, यहाँ पे एक आपने पढ़ा तरंग दैर्ध्य को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो लैम्बडा से करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, लैम्बडा से। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। देखिए जो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है बच्चों। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 1 एम्पियर। आप समझिए एम्पियर, 1 एम्पियर, तो एम्पियर जो है बच्चों ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक। आप सब याद रखिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को किसे मापते हैं, तो ये मीटर से मापा जाता है, ये मीटर से मापा जाता है। ये मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एक साथ कई प्रश्नों को हमने देखा, तो 1 एम्पियर बराबर होता है, तो जो 1 एम्पियर होता है बच्चों 1 कूलम बटे 1 सेकेंड को ही हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। अब समझिए यहाँ पे ये जो कूलम आप लोग को निकल के आ रहा है बच्चों, ये कूलम क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, तो कूलम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कूलम। चलिए ये सेकेंड क्या बच्चों, तो ये समय का एसआई मात्रक है, समय का एसआई मात्रक है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अमीटर से मापा जाता है। अमीटर जो होता है इसे क्या, किसको मापा जाता है, प्रतिरोध को, जी नहीं, आवेश को, जी नहीं, धारा को, बिल्कुल। अमीटर जो होता है बच्चों इसको हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, अमीटर को जो होता है ये श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, याद रखिएगा श्रेणी क्रम में से संयोजित किया जाता है। ठीक है, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर याद रखिएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर इसको पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये जो है विभवांतर को मापता है, विभवांतर को मापता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये वोल्ट होता है। अब सभी याद रखिएगा, जिसे हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। अब समझिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है बच्चों, तो धारा का विरोध करने वाले कारक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी धारा का विरोध करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है,
आर, ठीक है, किससे करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझिए जो प्रतिरोधक का जो संयोजन होता है बच्चों, दो तरीके से किया जाता है श्रेणी, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है पार्श्व क्रम में। जब श्रेणी क्रम में जो संयोजित किया जाता है तो इसमें जो प्रतिरोध का मान होता है वो सबसे अधिक होता है, और जब पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है इसका प्रतिरोध का मान कम होता है। तो आप लोग से कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोध को किस क्रम में संयोजित किया जाए ताकि उसका अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। जबकि पार्श्व क्रम में क्या होता है बच्चों कि इसमें निम्न प्रतिरोध प्राप्त होता है। अब श्रेणी क्रम का जो इसका व्यंजक होता है याद रखिएगा, जैसे R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध को अगर हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो इसका जो प्रतिरोध होगा तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसको पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये इसका व्यंजक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है बच्चों वो किस पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है याद रखिएगा चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर, अनुप्रस्थ पाट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। इसके बाद चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति बता दिया ना, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट करती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है बच्चों वो चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट करती है, तो चुंबक के जो उत्तरी ध्रुव होता है उससे प्रकट किया। अब चुंबक के दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, आप लोग साथ ही साथ याद रखते जाइएगा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, आप सभी याद रखिएगा। अगला चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि, याद रखिएगा, ठीक है, ना कि अदिश है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछ लिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू CO2। अब समझिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं बच्चों, चूना पत्थर, या तो फिर कली चूना कहते हैं, ठीक है, याद रखिए चूना पत्थर कहते हैं, या तो फिर संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संगमरमर, संगमरमर, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है, और टूटने के बाद क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसके बाद क्या है CO2, ये तो आप लोग सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, ये विश्व उष्णता के लिए जिम्मेवार है, यानी जो गर्मी बढ़ रहा है दिन ब दिन, इनके लिए कौन सी गैस जिम्मेवार है, तो CO2 है। ग्रीन हाउस इसको बोलते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस किसके लिए भी कौन है, CO2, ठीक है। एक हफ्ता आपको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, ठीक है, वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार होती है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए एक बड़ा यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि वियोजित हो रहा है। तो वियोजन कहीं दिया है, देख लीजिए वियोजन क्रिया। अब समझा देते हैं बच्चों कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विभाजित होकर दो छोटी छोटी यौगिकों में बढ़ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि संयोजन अभिक्रिया क्या बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो छोटे छोटे तत्व या यौगिक आपस में मिल करके एक बड़ी यौगिक का निर्माण कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, अभिकारक, और ये क्या हो जाएगा, उत्पाद, समझे। जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बड़ा यौगिक जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वियोजित होकर के क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया बच्चों, ये वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। धातु के ऑक्साइड का पीएच मान क्या होता है। आप समझिए धातु के ऑक्साइड का पीएच मान, आप सोचिएगा सर ये क्या प्रश्न आप पूछ रहे हैं, धातु के ऑक्साइड का पीएच मान।
आपने तो कभी लिखाया नहीं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति हमने धातु के जो रासायनिक गुणधर्म उसमें अपनों को लिखाया है कि जब कोई धातु, ठीक है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है बच्चों, क्षारीय होती है। अब क्षारीय क्या होता है, तो जब इनका पीएच मान जो होगा वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है। जबकि जो अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होता है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति वो अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब क्या है कि इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, यानी कि 7 से कम होगा मतलब क्या है कि ये 6 भी हो सकता है, ठीक है, 6.9 भी हो सकता है, लेकिन 7 से कम होगा, ठीक है। अब जिसका पीएच मान 7 हो ये उदासीन होता है, ना ही ये अम्ल होता है, ना ही ये क्षार होता है, ठीक है। जिसका पीएच मान 7 से कम हो ये अम्ल होता है, और पीएच मान 7 से अधिक वाले क्षार होता है। सबसे अधिक पीएच मान जो होता है बच्चों वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, जिनका पीएच मान 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान जो होता है वो 0 होता है, और दूसरा है H2SO4 जिनका पीएच मान 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो आप सभी याद रखिएगा। अब समझिए, अगर जिनका पीएच मान 7 से कम होगा तो उसमें अम्लता का गुण बढ़ेगा और क्षारीयता का गुण घटेगा, जबकि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उनमें क्षारीयता का गुण बढ़ेगा और अम्लता का गुण घटेगा। अब समझिए बच्चों, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो इसके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रबल यम तथा प्रबल क्षार आपस में मिल करके क्या करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का, ये हमने देख लिया। धातु ऑक्साइड की ये देख लिया। चलिए एक चीज यहाँ पे आप लोग से पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है, कि पेट में उत्पन्न अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एंटासिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखोगे बच्चों, मेथेनोइक अम्ल, इसी को कहा जाता है फॉर्मिक अम्ल। क्या कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो HCOOH, ठीक है। इसका कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में है कि धातु ऑक्साइड का पीएच, ये तो हमने करवा दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, तो CaSO4 × 12H2O, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा है, ठीक है। वहीं आप लोग एक जिप्सम का याद रखते जाइए। जिप्सम का क्या होता है, तो बच्चों याद रखिएगा CaSO4 × 2H2O, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो होता है आद्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है बच्चों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि ये जल से अति शीघ्र अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको आद्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे उपयोग पूछ लिया जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है, नहीं बता पाओगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है बच्चों, टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करने में। आप लोग देखिएगा, घर गांव में देखे होंगे, जब किसी बच्चे का हाथ पैर टूट जाता है तो उसके देखिएगा यहाँ पे सफ़ेद जैसा प्लास्टर कर दिया जाता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। दूसरा बात होता है बच्चों, घर को चिकनाई करने में। तीसरा क्या होता है, मूर्ति का जो ढांचा वगैरह होता है उसको बनाने में। तीसरा क्या होता है कि जितने भी सजावटी सामानें होती है, ठीक है, उसको निर्माण करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaO। बुझा हुआ चूना क्या होता है बच्चों, तो CaOH2। विरंजक चूना याद रखिएगा, तो CaOCl2। धोवन सोडा का याद रखिएगा, ठीक है, और बेकिंग सोडा का याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, NaHCO3। इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो निश्चित यहाँ से एक सूत्र आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, एक द्रव अधातु का नाम बताइए, यानी कौन सी अधातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है बच्चों, तो याद रखिएगा ब्रोमीन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा पारा। क्या है, पारा है, ठीक है।
अब पूछ लिया जाएगा कौन सी धातु है बच्चों जो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी धातु है जो चमकीला होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि धातुएं जो होती है वो चमकीला होती है, लेकिन अधातुएं जो होती है प्राय चमकीला नहीं होती। लेकिन आयोडीन जो है बच्चों, आयोडीन एक ऐसा मात्रा धातु है जो चमकीला होता है। ठीक है, चलिए। सीने बार किस धातु का अयस्क है? आप समझिए, सीने बार, सीने बार जो है वो पारा का अयस्क है। किसका है बच्चों? पारा का। ठीक है, पारा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो याद रखिएगा थर्मामीटर में। आप लोग देखे होंगे थर्मामीटर। ठीक है, इसमें पारा धातु का उपयोग किया जाता है। तो पारा जो होता है एक मात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अयस्क है, ये अयस्क क्या होता है? तो ऐसा खनिज जिसे कम खर्च से सुगमतापूर्वक धातु प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्कों में अशुद्धियाँ जो होती है बच्चों वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, अब ये से पूछ लिया जाता है कि गैंग से आप क्या समझते हैं? तो जब खनिजों को खोद कर निकाला जाता है तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ विद्यमान होती है। उन अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक प्रश्न को नहीं देख रहे हैं, प्रश्न के साथ कई प्रश्नों को देख रहे हैं बच्चों जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे कई प्रश्न आप लोगों को निश्चित एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सिनेबार किसका है? तो पता चल गया किसका है? पारा का। कार्बन की संयोजकता क्या होता है? समझिए बच्चों, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, कितनी होती है बच्चों? 4। जिन कारण क्या होते हैं? ये सबसे अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के अप्रूव कौन कौन से हैं बच्चों? तो याद रखिएगा हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, कोयला, ये सब क्या है? कार्बन के अप्रूव है। इससे आप लोग को याद रखिए जो ग्रेफाइट होता है इसमें कार्बन का जो प्रूफ है बच्चों ग्रेफाइट, ये विद्युत का क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। जबकि यही जो आपका हीरा है, ठीक है, हीरा, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। C2H5OH का प्रतीकात्मक समूह क्या है? अब यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है बच्चों OH। OH किसका होता है? तो OH जो है वो एल्कोहल का होता है। ठीक है, जबकि CO जो है वो कीटोन का होता है। ठीक है, आप यहाँ पे एक देखिएगा CHO, तो CHO किसका होता है? तो ये एल्डिहाइड का होता है। और COOH बच्चों ये याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? एल्कोहल का। अगर कीटोन का पूछ लिया जाता आपसे, कीटोन का, तो ये क्या हो जाएगा? CO। अगर जिसके अंत में CO लगा रहे तो ये कीटोन हो जाएगा। एल्डिहाइड का हो जाएगा CHO। एल्कोहल का तो आप लोग को पता ही चल गया बच्चों OH। ठीक है, एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? COOH। ठीक है, पीतल मिश्र धातु है। देखिए पीतल जो होता है, याद रखिएगा आप लोग, पिताजी, हमने कई बार बताया पिताजी, तो पिताजी क्या होता है? यानी कॉपर प्लस जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? पीतल कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कांसा, कांसा याद रखिएगा, अरेगो, टोस्टर याद रखिएगा, सोल्डर। ठीक है, सोल्डर। अगला, एक विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह विलियन है। आप समझिए बच्चों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? अम्लीय करता है, यानी अम्ल करता है। ठीक है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो कौन सा आयन प्रदान करता है बच्चों? तो साथ ही साथ याद रखिएगा हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जबकि जो क्षार होता है, ठीक है, तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, इनका जो जलीय विलयन होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। ठीक है, सबसे प्रबल क्षार जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिनका pH मान 14 होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है परजीवी पादप का उदाहरण है। अब परजीवी पादप का उदाहरण कौन हो जाएगा? कष्टकुटा, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन कौन करता है? यानी पौधे में पत्तियों द्वारा जो बने भोजन होता है बच्चों, तो जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन तैयार होता है उसमें जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, जिसको हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप समझिए, जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं इनके लिए किन कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है? तो बच्चों आप लोग को पता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल,
इसके बाद क्या हो जाना चाहिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है, जल होनी चाहिए। तो ये सारे जब प्रेजेंट हो तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो इनको जो भोजन होता है उनका संवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, जबकि जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल का संवहन होता है, ठीक है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो हमारी जो मस्तिष्क होती है उनमें जो विभिन्न सूचनाएं होती है बच्चों, ये चेतना के रूप में संचित होती है, ठीक है। चलिए, पराग नलिका के अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के कारण होती है, किन के कारण होती है, रसायन अनुवर्तन के कारण होती है, ठीक है। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है, तो किसकी प्रकृति का बनना जो है वो जनन की मूल घटना होती है, तो डीएनए। बच्चों याद रखिएगा, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए की जो इकाई होती है इनको हम लोग जीन कहते हैं, क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जीन क्या करता है, तो ये अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, यानी कि अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होते हैं, तो जीन होता है, ठीक है। आप समझिए, जो पुरुषों में होता है वो XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो महिला होता है बच्चों इसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है। कुल जो होता है मानव में वो 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो वर्धित गुणसूत्र होते हैं, जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंगी गुणसूत्र होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन, एथिलीन, क्या ऑक्सीटोसिन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो मानव में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। अभी हमने जस्ट बताया कि टोटल जो होता है वो 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ी होता है। 23 में से, ठीक है, 22 जोड़ी जो होता है वो जिसको हम लोग वर्धी गुणसूत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्धी गुणसूत्र कहते हैं, जिसका लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। इनमें से एक जोड़ी जो होता है उसको हम लोग लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, इसी के द्वारा जो होता है लिंग का निर्धारण होता है। उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है, तो लेमार्क ने। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है बच्चों, अब उत्पादक कौन है, ठीक है, सर्प, मेढक, ग्रास क्या हॉपर और घास। तो यहाँ पे घास हो जाएगा आपका, ठीक है, उत्पादक। वन संपदा एक उदाहरण है, तो वन संपदा किसका उदाहरण है, ने क्या लिखा है, एक उदाहरण है, मिट्टी, लकड़ी, तांबा और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे वन संपदा का उदाहरण क्या है, वन से हमें क्या प्राप्त होते हैं, लकड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग खंड बी के प्रश्नों को देखेंगे, जो 2 मार्क्स देके जाएगा बच्चों। इसमें से कुल 6 प्रश्नों को आप लोग को हल करना है। अब 6 प्रश्नों आप देखते हैं, ठीक है, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे अपने अवयवी जो रंग होते हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। आप समझिए बच्चों, ये क्या है, तो ये एक प्रिज्म है। जब इसे श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में बच्चों, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो यही घटना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इनमें जो लाल रंग होता है, जो रेड होता है बच्चों, ये ऊपर की ओर होता है और बैंगनी जो होता है वो नीचे की ओर होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बच्चों आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक होता है, जिन कारण इसका परिकिरण सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। इसलिए इसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलिए, परिकिरण बोलिए, सबसे अधिक होता है। अब प्रकाश समझिए, बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है बच्चों सबसे कम होता है, जिन कारण से क्या होता है, इनका परिकिरण अधिक होता है। आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि बैंगनी का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है, जिस कारण इसका परिकिरण अधिक होता है। खतरे के निशान के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा लाल रंग का किया जाता है। इसके साथ ही साथ प्रश्न है बच्चों, आपको करवा दे रहे हैं कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तब ये रक्तताप प्रतीत होता है, क्यों होता है। अब समझिए, जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तब क्या होता है, ये अपने क्षैतिज तल पे होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है बच्चों, क्षैतिज तल पे होता है, जहाँ से हमारी दूरी अधिकतम हो जाती है, जिस कारण से यहाँ से जो प्रकाश की किरण होती है वो हमारे आंखों में पहुँचते पहुँचते अधिकतम रंगों का क्या होता है, परिकिरण अधिक हो जाता है, ठीक है, जिन कारण वे नहीं पहुँच पाते हैं। और सिर्फ लाल रंग का तरंग अधिक होने के कारण सिर्फ हमें लाल ही दिखाई देती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, खतरे का निशान जो होता है उसमें लाल रंग को रखा जाता है, क्योंकि इनकी चमक जो होता है बच्चों अधिक होती है,
जिन कारण क्या होते हैं, दूर से ही हमें उनकी चमक पता चल जाती है और कोहरा वगैरह में दिखाई पड़ता है। एक विद्युत आपूर्ति में लघु पतन और अति भारण से आप क्या समझते हैं? समझिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अति भारण। किसी विद्युत परिपथ में प्रयोग होने वाले तारों के लिए धारा का अधिकतम परिमाण निश्चित होता है। बिल्कुल होता है। अधिक परिपथ में उपयोग होने वाले उपकरणों की शक्ति इस सीमा से बढ़ जाती है तो इसे अति भारण कहते हैं। इसी विद्युत तारों के ऊपर जो लगी विद्युत रोधी परत होती है वो गल जाती है और यह विद्युत झटके के कारण हो सकता है। इनके कारण उपकरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि किसी विद्युत परिपथ में जो प्रयोग होने वाले तार होते हैं बच्चों, उनमें जो परिमाण होते हैं वो एक फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं। जब परिपथ में उपयोग होने वाले उपकरणों की शक्ति अधिक हो जाती है, यानी कई अधिकतम जैसे हीटर वगैरह एक साथ कई गर्म जो नरम तार होते हैं उनमें अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होते हैं, उनमें जो कवर लगे रहते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं कि गल जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोनों में तारें आपस में सड़ जाती है। ठीक है, और इसमें धारा का मान बढ़ जाता है। इस घटना को हम लोग अति भारण कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो उपकरण में जो लगे हुए परिपथ में जो लगे हुए उपकरण होते हैं वो काफ़ी नुकसान होते हैं। अगला है लघु पतन। तारों के ऊपर विद्युत रोधी पदार्थों के कभी कभी खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण विद्युत में, यानी जिसको हम लोग धनात्मक तार कहते हैं, ठीक है, धनात्मक तार कहते हैं, और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है और परिपथ में धारा का मान काफ़ी अधिक बहने लगता है। इस घटना को हम लोग लघु पतन के नाम से जानते हैं। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे बच्चों, कई बार हमने करवाया ना, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों? तो भोजन में उपस्थित जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटकर ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अतः श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आप समझिए बच्चों, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, और जिस अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण किया होता है उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, आश्रित जल विद्युत का चालन करता है तो चालक होता है क्यों? जबकि वर्षा का जल, एक मिनट, क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल होता है? यानी कहने का अर्थ है जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल तो चालन करता है। समझिए, आश्रित जल में कोई भी आयनिक यौगिक मिले नहीं होते, यानी कोई भी आयनिक यौगिक जो होता है बच्चों वो मिला हुआ नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि वर्षा जल जब वायुमंडल से होते हुए भूमि पर गिरता है उसमें वायु में कई ऐसे गैस होते हैं जो अम्लीय होते हैं, फॉर मान चले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, इत्यादि मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है जल के मिलने के पश्चात ये आयन प्रदान करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बच्चों? आयन प्रदान करने लगते हैं, जिससे यह विद्युत का चालक करता है, यानी कि चालक होता है, चालन करने लग जाता है। क्या प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? समझिए, वायुमंडलीय अपवर्तन, तो वायुमंडल विभिन्न स्तरों से मिलकर बना है जिनके भिन्न भिन्न अपवर्तनांक होते हैं। जो वायुमंडल की परतें हैं बच्चों वो कई स्तरों से मिलकर के बना होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इनके जो अपवर्तनांक होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती है तो उनका विभिन्न स्तरों द्वारा क्या होता है अपवर्तन की घटना होती है। फलतः क्या होता है, कभी वास्तविक तो कभी आभासी प्रतीत होती है। ठीक है, जिसे हम लोग तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन से आप लोग समझ में आ गया कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इनके कारण भी क्या होता है, तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला कह रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो चुंबक के चारों ओर स्थित वह रेखा जिसके अंदर आकर्षण और विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। क्यों? अगर वो ऐसा करती है तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? आप समझ लीजिए बच्चों अपनी भाषा में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का ना तो उत्पत्ति किया जा सकता है
और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो प्रतिफल के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, चलिए, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल को जल में मिला दीजिए, ना कि जल को अम्ल में। समझ में आया ना बच्चों प्रश्न? कह रहा है अम्ल को जब तनुकृत करते हैं तो यह इसमें अनुशंसित किया जाता है, चेतावनी दिया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना, ना कि जल को अम्ल में। तो ऐसा इसलिए अनुशंसित किया जाता है कि अम्ल में जल मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, जिनके कारण क्या होता है, प्रश्नली में जो पदार्थ होता है बच्चों उफान मारकर बाहर आ सकता है और उससे क्या होता है कि हम जल सकते हैं, यानी कि जलने का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जिस पात्र में इसको मिला रहे हैं उस पात्र को धीरे 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 हिलाते रहना चाहिए। अगला, उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं? तो वैसी ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए, ऑक्सिन हार्मोन क्या है, इनके दो कार्यों को लिखें। तो ऑक्सिन क्या है बच्चों? तो एक पादप हार्मोन है। ठीक है, इनके क्या कार्य है? तो ये वृद्धि को बढ़ाता है और तना जो होता है वो प्रकाश की ओर मुड़ाता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? जो परितंत्र होते हैं उसमें अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो किसी परितंत्र में उपस्थित जीवाणु और कवक जैसे मृतजीवी सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक कहा जाता है। अपमार्जक मृतजीव अवशेषों को अपमार्जन कहते हैं और ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मिट्टी से ये पदार्थ पौधे में चले जाते हैं जिसे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार अपमार्जक जो होता है वो परितंत्र में पूर्ण आहार तंत्र को संतुलित करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए आपके पास कि 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। ठीक है, और यहाँ पे एच कितना दिया बच्चों? H1 बराबर 5 सेंटीमीटर। इनकी जो 30 सेंटीमीटर वक्रता यानी कि आर कितना है? 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है बच्चों, ये कितना है? तो -20 सेंटीमीटर लीजिए। भी नहीं पता है, इनकी प्रकृति नहीं पता है और प्रतिबिंब की जो साइज है वो हमें नहीं पता, नहीं कि H2 भी हमें नहीं पता है। चलिए, तो F बराबर दिया हुआ है, सॉरी F नहीं दिया हुआ, R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो F निकालना है। F बराबर क्या होता है? R/2, यानी कि 30 का अगर आधा करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण सूत्र से आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 + v + 1/u = 1/f। तो 1/v रहने देंगे। u का वैल्यू कितना है? तो u का वैल्यू है बच्चों -20, बराबर क्या हो जाएगा? 1/15। आप समझिए ये माइनस में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस में, बिल्कुल। तो 1/v। अब 15-20 का लघुत्तम लोगे तो क्या होगा? तो 15-20 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, आप समझो 15 चौके 60 और 20 दिया 60, यानी कि 7/60। ये क्या होगा? 1/v, तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा? तो 60/7। ठीक है, यानी 60/7, इसको जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 8.57 सेंटीमीटर, यानी कि निकल गया। प्रतिबिंब की दूरी कितना निकला? 8.57 सेंटीमीटर। आगे देखिए इसको, प्रकृति क्या होगा? तो v का मान जो है वो धनात्मक में आया ना। ठीक है, और एक संख्यात्मक रूप में u से जो है छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। अब दर्पण के आवर्धन सूत्र से जो प्रतिबिंब की ऊंचाई उसको भी निकालना है। तो बच्चों m बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा है कि m बराबर होता है -v/u, और एक और फार्मूला आप लोग ने पढ़ा होगा, -v/u बराबर H2/H1। ठीक है, तो यहाँ पे H2 बराबर कितना है? नहीं पता, रहने दीजिएगा। H1 बराबर कितना है? 5 -v/u। v का हमने वैल्यू कितना निकाला? 60/7 ना, और u का वैल्यू कितना है? 20। इसको जब हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15/7, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ लिया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष का क्या कारण हो सकता है
और इसको पीड़ित व्यक्ति को उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। आप लोग याद कर लीजिए बच्चों, या तो निकट दृष्टि दोष आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो फिर दूरदृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा, या फिर जरा दृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा। ज़्यादा संभावित होता है कि निकट या दीर्घ, ये दो काफ़ी बार रिपीट कर रहा है। अगर पिछले साल आपसे निकट पूछा होगा तो इस बार फिक्स है कि आपको दीर्घ दृष्टि दोष पूछेगा। अगर पिछले साल दीर्घ दृष्टि पूछा होगा तो इस बार निकट दृष्टि दोष पूछेगा। ठीक है, तो इसको एकदम फिक्स कर लीजिए। अगर इसको कर लेते तो 5 मार्क्स यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की जो वस्तुएं होती है वो साफ साफ तो दिखाई देती है, परंतु दूर की जो वस्तुएं होती है उसे स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। कहाँ पे बनता है, तो रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, अब समझिए रेटिना के पहले बनने का कारण क्या होता है। तो नेत्र गोलक का दीर्घकरण हो जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है, अर्थात नेत्र लेंस रेटिना की दूरी का बढ़ जाना, यानी कि नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाती है। दूसरी जो है सिलेरी, जो इनकी पेशी है वो कमजोर हो जाता है, जिनके कारण लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पहले बन जाता है। अब इनको हम लोग उपचार कैसे करेंगे, तो उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की सहायता से इसका उपचार कर लेंगे। दूसरा, अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि दृष्टि दोष क्या है, तो ऐसी दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं देख सकता है, तो ऐसी दृष्टि दोष को क्या कह सकते हैं हम लोग। कहोगे सर दूरदृष्टि दोष या फिर दीर्घदृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है बच्चों, रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, तो इसका मेन कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, आप समझिए इसको उपचार कैसे करेंगे। तो जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, ठीक है, उसको हम लोग उत्तल लेंस की सहायता से ठीक कर लेंगे। ठीक है, यानी इसका जो उपचार है उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है। उन वियोजन अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान करे। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ी यौगिक वियोजित होकर दो छोटे छोटे यौगिकों में या तो दो से अधिक छोटिकों में विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया भी कई प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया को ऊष्मा, ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहला ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देने के बाद ये अभिक्रिया होगी, जैसे फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसमें ऊष्मा देंगे तो ये टूट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। दूसरा है AgCl, इसमें जब प्रकाश देंगे, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl2 यानी क्लोरीन। फिर अगला है ऊर्जा, यानी कि जब H2O है इसका विद्युत अपघटन किया जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास में, कह रहे एक ग्वाला ताजे दूध में, जो ताजे दूध होता है उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है क्यों। ठीक है, तो पहला यहाँ पे दे रहा है कि ताजे दूध के pH मान में 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना दिया जाता है, और इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। समझिए, तो बेकिंग सोडा की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिला दिया जाता है तो इनकी दूध की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय हो जाती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय होती है, जो जल्द खट्टा होने से अथवा अम्लीय होने से दही, क्या होता है यहाँ पे लिखा है, जल्द खट्टा होने अथवा अम्लीय होने अथवा दही बनने से रोकती। समझिए बच्चों, किताबी लैंग्वेज थोड़ा छोड़िए, अपना लैंग्वेज समझते हैं। एक जो ग्वाला होता है वो ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों, क्योंकि इसलिए मिलाता है बच्चों ताकि ये जो दूध हो जल्दी से फटे ना। ठीक है, यानी इनको क्षारीय बना दिया जाता है। दूसरी बात, जब दूध में समझिए दूध का pH मान क्या होता है, तो 6.4 होता है। जब ये दही बन जाएगा, ठीक है, तो इनका pH मान जो भी होगा 6.4 से कम होगा। अब दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु हमने मदद करता है, तो कहोगे सर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु मदद करता है। ठीक है, अब दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। वृद्धि हार्मोन क्या है,
मनुष्यों में बोलेपन का क्या कारण है? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन है बच्चों। यह शरीर में हड्डियों की लंबाई को नियंत्रित करता है। जिस व्यक्ति में वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित होता है वह अनावश्यक रूप से अधिक लंबा हो जाता है, और जिसमें यह कम स्रावित होता है वो व्यक्ति बौना हो जाता है। अगला, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? समझिए, जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं बच्चों एग्जाम के बाद आप लोग याद करोगे कि किस प्रकार के प्रश्न हमने करवाया था, ये सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लैंगिक जनन से क्या लाभ है? तो लैंगिक जनन संततियों में गुणों की विभिन्नता को बढ़ाता है। लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं तथा यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्नताओं को बढ़ावा देता है तथा जो विकास के लिए आवश्यक होता है। समझे? अगला, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में जनन की पद्धतियों में क्या अंतर है? समझिए, एक कोशिकीय जीवों की जो संरचना होती है वो सरल होती है। इनमें जनन के लिए कोई विशेष उत्तक अथवा कोई कोशिका नहीं होती है। इनमें केवल एक कोशिका होती है जो सरलता से विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है, जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनमें जो जनन की पद्धति होती है इनसे थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? तो इसमें लैंगिक जनन द्वारा होता है। आप समझे बच्चे, लैंगिक जनन में क्या होता है? दो भिन्न भिन्न प्रकार के डीएनए आपस में मिलते हैं और मादा तथा नर दोनों समान रूप से इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, बहुकोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। इनमें जनन के लिए नर और मादा विशेष अंग होते हैं, उनमें जनन की प्रक्रिया जटिल होती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। बहुकोशिकीय जीव जनन पद्धति से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो विकास में सहायक होते हैं। इसमें नर तथा मादा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, नर तथा मादा दोनों समान रूप से भाग लेते हैं। अगला कह रहा है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्यों? आप समझे बच्चों, ओजोन परत, ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल जहाँ पे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनकी जो क्षति है बच्चों, इस CFC के कारण हो रहा है। क्यों इसके कारण हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। ये क्या कर रहा है हमें? ठीक है, ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच इसे कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरण होता है उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है, लेकिन ये CFC के कारण क्या हो रहा है? इसकी क्षति हो रही है, जिसके कारण जो है हानिकारक पराबैंगनी विकिरण वो डायरेक्ट हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है, जिससे कई हानिकारक बीमारियां जैसे त्वचा कैंसर, हड्डियों का कैंसर जैसे बीमारियां फैल रही है। तो समझते हैं, ओजोन परत की क्षति से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगी। इसे क्या है? इस परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। ओजोन परत की क्षति का प्रमुख कारण मनुष्य द्वारा अत्यधिक मात्रा में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायन का उपयोग करना है। बच्चों समझिए, इसको जो किताबी लैंग्वेज इसको थोड़ा छोड़ दीजिए, हम लोग अपने भाषा में समझते हैं। ओजोन परत जो होता है बच्चों, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये सूर्य से आने वाले हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण होता है उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। अगर ये हानिकारक पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक आ जाए तो क्या होगा? इससे तापमान में वृद्धि तो होगा ही होगा। इससे त्वचा कैंसर, हड्डियों का कैंसर जैसी कई घातक बीमारियां उत्पन्न होती है और अभी भी हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन क्या है? समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधकों R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक उत्पन्न करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख लीजिए, टपकने वाला है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन या फिर श्रेणी क्रम संयोजन। तो जब सभी प्रतिरोधों का एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पाशक्रम संयोजन कहते हैं। फिर यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, इनका देखिए तीनों छोर जो है बच्चों एक साथ यहाँ पे, और इनका जो तीनों छोर एक साथ यहाँ पे बीम पर जोड़ा गया है। ठीक है, ये एक विद्युत परिपथ है। क्या है? विद्युत परिपथ में। अब इसको थोड़ा लिखते हैं हम लोग। देखिए, माना R1, R2 तथा R3 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें भी विभवांतर है तथा उनमें I1, I2 तथा I3 धारा प्रवाहित हो रही है। यानी यहाँ पे देखिए ये I1 हो जाएगा, ये I2, यहाँ पे I3। ठीक है, ये 3 धारा प्रवाहित हो रही है। अब ओम के नियमानुसार हम लोग क्या जानते हैं? I बराबर क्या होता है बच्चों? V/R। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? तो V/R1, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। I2 बराबर क्या होगा? तो V/R2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। I3 बराबर क्या होगा? तो V/R3, इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक।
ठीक है, चूंकि कुल विभवांतर जो है कितना है, तो भी है ना। अब समझिए, तो कुल प्रवाही धारा कितना होगा बच्चों, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी कि I हो जाएगा। अब क्या होगा, इस समीकरण 1 2 3 को जोड़ दीजिए, तो इधर क्या होगा, कुल धारा I, इधर जोड़िए तो क्या होगा, V/R1 V/R2 और V/R3। यहाँ से भी आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो 1/R, यहाँ से भी कॉमन ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, आप समझिए, तो यही बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, V/R, ये भी कट जाएगा, तो 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर n प्रतिरोधकों को इस पारस्परिक में संयोजित किया जाए तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/RN होगा। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न था बच्चों, जो कि मॉडल सेट का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा या फिर इसी पैटर्न में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए।